हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स में सेकेंड बुक का, जिसको हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड क्या होता है, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद ये देखा था कि इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे थे। अब हम लोग देखने वाले हैं इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर है? चलिए ये जानते हैं हम लोग इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा था। ठीक है। अंडर प्लान प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, ये जो प्लान प्रोग्राम है इसका जो मीनिंग है, इसमें हम लोग 5 ईयर प्लान्स जो इंडियन गवर्नमेंट प्लान करती है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, जो प्लान प्रोग्राम है ये 5 ईयर प्लान्स है। ठीक, ऑफ डेवलपमेंट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड रिकॉर्ड अननोटिसेबल चेंज। तो जो भी 5 ईयर प्रोग्राम्स बनाए थे गवर्नमेंट ने, उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी सारे चेंज आए थे। तो कुछ चेंजेस को ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ठीक, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होता है? बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द क्वांटम और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। मतलब जो भी वैल्यू होती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट प्लान्स में, ठीक है, जो कि 1951 से स्टार्ट है, एक टेबल बनी हुई है, उसमें हर 5 ईयर प्लान में या जो भी पीरियड लिया है उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हुआ है उसके बारे में देखते हैं पहले हम लोग। ठीक है, तो ये है आपकी टेबल यहाँ पे। ठीक, तो जो यहाँ इस टेबल में क्या है, 5 ईयर प्लान्स दिए गए हैं पूरे। ठीक, 1951 से अभी तक जितने भी 5 ईयर प्लान हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। एक्सपोर्ट वैल्यू दी हुई है इन करोड़, इंपोर्ट वैल्यू है इन करोड़, एक्सपोर्ट वैल्यू है इन करोड़ एंड टोटल वैल्यू है। ठीक है, और ये वैल्यू कब से ली गई है? इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में ये वॉल्यूम्स हम लोग को मिली है। ठीक, तो आइए इन वॉल्यूम्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर जो प्लान था, फर्स्ट प्लान था हमारा 1951 टू 1956 का। इसमें जो इंपोर्ट था वो कितना था? 3651 करोड़। क्लियर है? इन रुपीज़ है ये, कोई भी फॉरेन करेंसी नहीं है इसमें। ठीक, एक्सपोर्ट कितना था? 3109 करोड़ रुपीज़। और टोटल कितना हुआ इन दोनों का? 6760 करोड़। क्लियर है? तो ये फर्स्ट प्लान था जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1951 टू 1956, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो कि 1956 टू 61 तक था, उसमें देखा हम लोगों ने कि जो इंपोर्ट था वो इंक्रीज हुआ और एक्सपोर्ट डिक्रीज हुआ। तो इंक्रीज होके 3651 से इंक्रीज होके कहाँ पे आ गया था? 5402 पर आ गया था। वही एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ, कितना कम हुआ? जो कि 3109 से कम होके कहाँ आ गया था? 3063 पर आ गया। तो टोटल वॉल्यूम क्या हुई इसकी? 8465। ओवरऑल में बढ़ा, एक्सपोर्ट कम हुआ, इंपोर्ट इंक्रीज हुआ। ठीक, सेकेंड प्लान में। थर्ड प्लान में जो कि 1961 टू 66 तक था, उसमें कितना रहा? 6119 इंक्रीज हुआ है एंड एक्सपोर्ट जो था वो डिक्रीज हुआ है, फिर से 2735 करोड़ पे था। बट ओवरऑल कितना था? 8854 करोड़। फोर्थ प्लान जो कि 1969 से 1974 तक था,
इसमें क्या देखा हम लोगों ने, जो इम्पोर्ट था वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, जो कि 6,000 से डायरेक्ट 10,035 करोड़ पे आ गया। और एक्सपोर्ट भी, जो कि अभी तक डिक्लाइन हो रहा था, एकदम ही से इंक्लाइन हुआ या इंक्रीज हुआ, कहाँ पे आ गया, 9,426 करोड़ पे आ गया। तो ओवरऑल वॉल्यूम कितनी हुई, 19,461। इसी तरीके से फिफ्थ प्लान में, जो कि 74 से 79 के बीच का था, उसमें इंपोर्ट कितना हुआ, 20,882 करोड़, और एक्सपोर्ट कितना हुआ, 17,937 करोड़। ओवरऑल 38,819 करोड़। सिक्स प्लान, जो कि 80 to 85 था, उसमें 17,134 करोड़ का इंपोर्ट था, और एक्सपोर्ट 11,744 करोड़ का था, जो कि ओवरऑल 28,878 पे था। सेवेंथ प्लान, जो कि 85 to 90 के बीच में था, उसमें इंपोर्ट कितना हुआ, 35,412 करोड़, और एक्सपोर्ट कितना हुआ, 27,681 करोड़ का। तो ओवरऑल कितना हुआ हमारा वॉल्यूम, 63,093 करोड़। एट्थ प्लान, जो कि 92 से 97 पर था, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, देखा हम लोगों ने, इंपोर्ट जो था और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, जो कि 4,70,445 करोड़ पे था, और एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, जो कि 4,20,351 करोड़ पे था, और ओवरऑल कितना हुआ, 8,90,796 करोड़। नाइन्थ प्लान, जो कि 97 से 2002 तक था, और उसमें इंपोर्ट कितना हुआ, 11,75,975 करोड़ का, और एक्सपोर्ट कितना हुआ, 8,59,530 करोड़। ओवरऑल 20,35,505 करोड़। सही। टेंथ प्लान, जो 2002 से 2007 तक था, उसमें इंपोर्ट कितना हुआ, 26,58,294 करोड़, एंड एक्सपोर्ट कितना था, 19,52,041 करोड़, ठीक। ओवरऑल 46,10,335 करोड़। ऐसे 11 प्लान, जो कि 2007 से 2012 तक था, इसमें इंपोर्ट कितना हुआ, 78,68,723 करोड़, और वही एक्सपोर्ट कितना हुआ, 49,44,356 करोड़। ओवरऑल वॉल्यूम कितनी हुई, 1,28,13,079 करोड़। से जो ट्वेल्थ प्लान था 2012 to 17, उसमें कितना हुआ, 1,31,89,647 करोड़ का इंपोर्ट हुआ, और एक्सपोर्ट कितना हुआ, 90,01,485 करोड़ का। तो ओवरऑल कितना हुआ, 2,21,91,132 करोड़ का ओवरऑल वॉल्यूम निकला, ठीक, ट्रेड वॉल्यूम निकला। तो ये जो हम लोगों को डेटा मिला है, ये किस सर्वे से मिला है, ये मिला है इकोनॉमिक सर्वे 2017 एंड 18, जब हमारा ट्वेल्थ प्लान जो था वो कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जब सर्वे किया गवर्नमेंट ने, इकोनॉमिक सर्वे कराया, तो उसमें से हम लोग को ये डेटा मिला। अब जानते हैं इस टेबल के बारे में। ये तो ये जो टेबल है, इसमें क्या है, शोज द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली अंडर 5 year प्लान्स। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट था, वो क्या हुआ, एक कंसिस्टेंट इसमें इंक्रीमेंट देखा गया, ठीक है। जब कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट हुआ इसमें, इट हैज़ राइजन फ्रॉम 6,760 करोड़, जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो 6,760 करोड़ से इंक्रीज होके कहाँ आ गया, 2,21,91,132 करोड़ इन ट्वेल्थ प्लान, ठीक। और राइज ऑफ
3,282 टाइम्स। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? ऑलमोस्ट 3,282 टाइम्स इंक्रीज हुआ ये। ड्यूरिंग द पीरियड वाइल इम्पोर्ट इंक्रीज बाई 3,612 times, export increased by 2,895 times। ये जो पीरियड था हमारा 1951 से लेके 2017 तक का, इस पीरियड में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, इस पीरियड में क्या हुआ, जो हमारा इंपोर्ट था वो इंक्रीज हुआ कितने टाइम्स? 3,612 टाइम्स जो था हमारा इंपोर्ट वो इंक्रीज हुआ, और एक्सपोर्ट कितना इंक्रीज हुआ? 2,895 टाइम्स। इट सीम्स टू बी एन इम्प्रेसिव स्टोरी। देखने में तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी दिख रही है। हाउएवर देयर आर एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस इन दिस स्टोरी। इसमें क्या था, कुछ निराशा भी थी इस स्टोरी में जो हम लोगों ने अभी देखी। एज अ स्टोरी हम लोग अगर इसको समझें तो इसमें कुछ अच्छा भी था और कुछ बुरा भी था। तो उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, आइए उसको देखते हैं। जैसे पहला है, परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट हैज़ बीन हाई ओइंग टू द बेस इफेक्ट। इट मीन्स इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स वॉज वेरी लो। ठीक, तो ये जो परसेंटेज हुआ था, जो राइज किया था परसेंटेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा था। किस वजह से? बेस इफेक्ट की वजह से। लेकिन फिर भी क्या था, जो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो काफ़ी लो था। अकॉर्डिंगली इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन टोटल वॉल्यूम शोज अ सिग्निफिकेंट राइज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज राइज। फिर भी अगर देखा जाए तो अगर टोटल वॉल्यूम जो थी हमारी ये, इसमें अगर थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो सिग्निफिकेंट राइज जो हुआ है ये किस टर्म में हुआ है? परसेंटेज राइज के टर्म में। ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, वाइल ओवर टाइम इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैव टेंडेड टू राइज। जब देखा कि टाइम टू टाइम क्या हुआ, जब समय बीतता गया, इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था वो राइज होगा। इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट राइज हो रहा है, लेकिन इंडिया का जो शेयर था ग्लोबल ट्रेड में, मींस वर्ल्ड वाइड ट्रेड में जो शेयर था इंडिया का वो कम हुआ। इट डिक्लाइन फ्रॉम 1.8% इन 1950 to 51 टू 0.5% इन 1991। तो इंडिया का जो शेयर था किसमें? वर्ल्ड ट्रेड में, वो 1.8 से, जो कि 1950-51 में था, इंडिया का जो शेयर 1950-51 में 1.8 था परसेंट, वो कम होके कहाँ पे आ गया? 1991 में 0.5% पे। ठीक, तो ये दो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखे। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, इट इज़ ओनली आफ्टर द इनिशिएशन of economic reform that India's share in world trade has tended to improve। जब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ हमारी इंडियन इकोनॉमी का, उसके बाद क्या हुआ, जो वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया की सिचुएशन थी वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई। इन 2015 एंड 16 इंडिया शेयर इन एक्सपोर्ट ट्रेड वाज 2% एंड इन इम्पोर्ट ट्रेड इट वाज 2.4%। ठीक, तो जब हमारी इकोनॉमी में कुछ चेंजमेंट किए गवर्नमेंट ने हमारी, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट ट्रेड था, मींस दूसरी कंट्रीज से जो इंडिया का बिजनेस था, उसमें कितना परसेंट शेयर था इंडिया का? 2.0% था। और इम्पोर्ट ट्रेड में कितना था शेयर? 2.4%। ठीक, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या कहते हैं देखिए, Again, it is only after the initiation of economic reform that change in the volume of trade has become significant। और ये जो हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से चेंज हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई हमारी इकोनॉमी, तो उससे क्या हुआ कि इंडिया का जो
शेयर था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में वो राइज हुआ, तो इससे क्या हुआ, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो भी इंक्रीज हुआ हमारा। ठीक, तो ये टेबल समझ में आई आप लोगों को? इससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन दिए ये समझ में आया आप लोगों को? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक, इससे पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या होता है? जब हम इसको समझेंगे उसके बाद समझेंगे कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है। ठीक, द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड refers to the type of goods and services we export and import। मीन्स कंपोजिशन ऑफ ट्रेड से क्या मतलब होता है? इससे मतलब होता है जो भी जिस टाइप का हम गुड्स या सर्विस जो है उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। क्लियर है ये? आइए कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में अब समझते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ ट्रेड को समझा कि इसमें जो भी गुड्स या सर्विस होती है उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रिफर्स टू आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। क्लियर है? जो भी मैंने पहले बताया कि जो भी आइटम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिपेंडेंस के बाद हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुए, जो कंपोजिशन था इंडियन फॉरेन ट्रेड का उसमें कुछ चेंजेस हुए। मींस जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स हम लोग गुड्स या सर्विस कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजमेंट आए। तो क्या चेंजमेंट आया, आइए देखते हैं। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जो हमारी हेडिंग है इसमें ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किस चीज़ में कमी आई। तो बेसिकली इंडिया जो था इंडिपेंडेंस से पहले एग्रीकल्चर गुड्स का बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था। तो देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर आइटम्स इन द टोटल एक्सपोर्ट। जो टोटल एक्सपोर्ट इंडिया का हो रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस उसमें एग्रीकल्चर आइटम्स का क्या हुआ, कमी आई उसमें एक्सपोर्ट में। इट हैपन्स ओइंग टू द फैक्ट, ये किस वजह से हुआ, दैट इंडिया स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इंडिया ने क्या कर दिया था कि जो उसका फार्म प्रोडक्ट था उसको अपना रॉ मटेरियल के यूज़ में अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में यूज़ करने लगा था। सेकेंड रीज़न क्या था, दैट अ सब्सटेंशियल राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ रेज्ड द डोमेस्टिक कंपोजिशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट। अब क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी तो इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंडिया का जो फार्म प्रोडक्ट था उसके कंजम्पशन में भी काफ़ी राइज हुआ, जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल आइटम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इंक्लूड जूट, टी, फूड ग्रेन एंड मिनरल्स। जो कन्वेंशनल आइटम थे इंडिया के एक्सपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड था उसमें, जूट, टी, फूड ग्रेन्स एंड मिनरल्स। These items constituted the bulk of India's export at the time of independence। इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या था, ये जो हमारे आइटम्स हैं इनको बल्क में एक्सपोर्ट किया जाता था। बट विद प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन प्लेस डोमेस्टिक डिमांड फॉर द कन्वेंशनल आइटम्स हैज़ टेंडेड टू राइज। लेकिन जब इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस जो 5 ईयर प्लान बनाने स्टार्ट किए उसमें क्या हुआ कि ये जो बेसिक प्रोडक्ट्स थे हमारे या कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स थे इनमें क्या हुआ, जो इनकी डिमांड थी डोमेस्टिक मार्केट में वो इंक्रीज हुई। अकॉर्डिंगली देयर शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट हैज़ टेंडेड टू फॉल। इस वजह से क्या हुआ, उनका जो शेयर था वो गिरने लगा। थर्ड क्या हमारा, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। Percentage share of manufactured good in total export has tended to rise. Presently, gems and jewelry is India's highest exporting category of India। तो जो मैन्युफैक्चर गुड्स था एक्सपोर्ट में वो क्या हुआ, राइज हुआ। रॉ मटेरियल जो था वो कम होने लगा, लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड या फिनिश गुड्स था उसका एक्सपोर्ट
इंक्रीज हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर था वो किसका था? जो गहने या ज्वेलरी और जो जेम्स थे, मीन्स जो कीमती पत्थर जो होते हैं, ठीक, उनका सबसे ज़्यादा शेयर हुआ इसमें. दिस पॉइंट इज द फैक्ट दैट प्लान्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव स्टार्टेड यील्डिंग रिजल्ट्स. तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लॉन्च हुए थे 5 ईयर प्लान्स, उससे क्या हुआ, काफ़ी बड़ा चेंजेस जो कि दिखने लगा था वो स्टार्ट हो गया था. These changes in the composition of India's foreign trade suggest that India is no longer a static and backward economy. इन changes की वजह से क्या हुआ, जो इंडियन इकोनॉमी थी अब वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी इकोनॉमी में नहीं गिनी जाने लगी, और उसके जो स्टैट्स थे वो भी चेंज होने लगे थे. दैट द इंडियन इकोनॉमी इज़ नो लॉन्गर मेयरली एन agrarian economy. It is showing significant sign of structural transformation. अब क्या था, जो इंडिया थी अब वो काफ़ी पिछड़ी हुई इकोनॉमी नहीं थी, अब उसमें काफ़ी कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होने लगा था. फ्रॉम द predominance of primary sector to that of secondary and tertiary sector. जो कि जो प्राइमरी सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें कमी होने के बाद भी सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर ने इस चीज़ को इंक्रीज़ किया. ठीक, अब यहाँ पे एक वर्ड आया था एग्रेरियन इकोनॉमी, है ना, मेयरली एन एग्रेरियन इकोनॉमी. अब ये क्या होता है? सिंपल है, एन एग्रेरियन इकोनॉमी इज दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक फार्मिंग और क्रॉप प्रोडक्शन. एग्रेरियन फार्मिंग मीन्स जो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर है उस पर डिपेंड इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाती है. ठीक, इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी वेयर मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द एग्रीकल्चर लैंड. ठीक, तो आप लोगों ने आज एक टेबल देखी, उसके ऑब्जर्वेशन देखे, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड देखे, जिनसे जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो प्रभावित हुआ और क्यों हुआ, उसमें क्या चेंजेस हुए, इसके बारे में पढ़ा. कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड समझा, एग्रेरियन इकोनॉमी समझी. ठीक, अब आपका काम है इसको अच्छे से देखना, समझना और इससे जो रिलेटेड आपको वर्कशीट मिल रही है उसको सॉल्व करना. ठीक है.